जय हिंद। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपना कोई भी पॉडकास्ट जय हिंद से स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम जिस भी देश के नागरिक हों, हमें उस देश की इज्जत सबसे पहले करनी चाहिए। आज मैं अगेन अपने पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत करता हूं, द स्पॉटलाइट बाय आशु नरवाल में। आज हमारे साथ वो गुड़िया हमारे पॉडकास्ट में एज ए गेस्ट हमारे साथ बैठी हैं, जिन्होंने लाइफ में बहुत तकलीफ़ें देखी, फिर भी हार नहीं मानी और ज़िंदगी को एक खूबसूरती की तरफ लेके आई। आज हमारे साथ सेवती बेटी गुड़िया बैठी हैं। सेवती, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सेवती, आज कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपसे इस पॉडकास्ट में जिक्र करना चाहूँगा, उन सब चीज़ों के ऊपर कि जिनका आपकी लाइफ से बड़ा वास्ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मुझे अपने बारे में बताइए सेवती, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सभी को मेरा नमस्ते। मैं सेवती गौड़ और मैं एमपी की रहने वाली हूँ और मेरा ग्रेजुएशन और बाकी स्कूलिंग भी एमपी से हुआ है और मैं एलएलबी कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर से। देखिए, लोग अपनी तकलीफ में परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं कि कुछ नहीं दिया। गुड़िया को कभी ये ऐसा फील नहीं हुआ कि भगवान ने गुड़िया को आंखें नहीं दी, उसका मोहताज किया। आज गुड़िया फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रही है। तो ये भी हमारे लिए एक ऐसा एग्जाम्पल है कि हम अपने गमों को भूल के लाइफ को एक अच्छी खूबसूरती की तरफ लेके जाएं। अब आगे बढ़ते हैं। सेवती, कितने भाई बहन हैं आपके? सर, मेरा एक भाई है और मैं अकेली बहन हूँ। अच्छा, कैसा उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है? सर, मेरा भाई है, मेरे से बड़ा है और जी, मुझे काफ़ी प्यार करता है और मेरे पापा हैं साथ में, वो फार्मर हैं। गुड। सेवती, कैसे बड़ा कहाँ बड़े हुए, कैसे रहा, कैसे बचपन बीता, कहाँ बचपन बीता? सर, मेरा सारा कुछ एमपी से है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं एमपी की हूँ, तो मेरा बचपन एमपी से बीता है और मैं 7 साल से हॉस्टल में रह रही हूँ। मतलब 7 साल की उम्र से हमारा एक हॉस्टल था, भंवरताल नेत्रहीन कन्या विद्यालय जबलपुर में, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और सेवती, मैंने। क्या आपको फैमिली से किस तरीके का सपोर्ट मिला? सर, मेरी फैमिली कृषक फैमिली है, तो मुझे इतना मेरी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला। बाकी जब जो मेरे टीचर, जैसे मैं पढ़ते गई और आगे बढ़ते गई, तो मेरे कुछ टीचर हैं, उनके द्वारा मुझे सपोर्ट मिला है। इसकी वजह से मैं आज यहाँ। देखिए, आज भी इंडिया का फार्मर कितनी तकलीफ़ों से जी रहा है। फार्मर की लाइफ सबसे मुश्किल लाइफ होती है। अन्न उपजाता है धूप में, बारिश में, तूफान में, और हम लोग मल्टी स्टोरी फ्लैट, कोठियाँ, करोड़ों के घरों में रह रहे हैं, हमें खाने को देता है। तो मुझे लगता है सरकारों को फार्मर के बारे में सोचना चाहिए, कोई भी सरकार हो, राजनीति से नहीं। राजनीति तो किसी चीज़ में लानी बेकार है। हर व्यक्ति को फार्मर्स की इज्जत करनी चाहिए। देश चलता है किसान और जवान, जवान बोले तो आर्मी मैन से। हमें इन दोनों को बहुत इज्जत देनी चाहिए। गुड़िया के फादर किसान हैं, अभी फादर हैं गुड़िया? हाँ, है अभी। गुड़िया के फादर किसान हैं। किन तकलीफ़ों से उन्होंने अपनी बेटी को पाला होगा, और जिस बेटी को उनको लगता होगा कुछ तकलीफ, आंखें नहीं थी, फिर भी उन्होंने उनको पाला, और कितनी मुसीबतों से पाला। किस तरीके की आपको परेशानियां बचपन में, फाइनेंशियल, और जिस तरीके की आंखें नहीं थी, किस तरीके से परेशानियां आपको, इन परेशानियों ने आपको परेशान किया सेवती? सर, जैसे कि अब हम लोग तो गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में तो पढ़ाई की इतनी सुविधा नहीं हो पाती है। तो कुछ मेरे पहचान की थी कोई लड़की, वो भी थी ब्लाइंड, तो उन्होंने, अभी तो वो नहीं है दुनिया में, तो उन्होंने मुझे हॉस्टल में बताया और मैं हॉस्टल गई। और बाकी जैसा कि पापा का तो मैंने आपको बताया था कि मेरे जी पापा बेटा। किसान हैं और ज़्यादा मुझे सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो जिस तरह मेरे टीचर हैं एमपी के, काफ़ी मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं,
उन्होंने मुझे हेल्प किया और मैं यहाँ तक आगे बढ़ रही हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं आगे बढ़कर कुछ उनके लिए भी करूँ, ताकि मुझे और हौसला मिले कि मैं जिन्होंने मुझे मेरे लिए हौसला बढ़ाया है, मैं उनके लिए कुछ बनकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। बेटा, क्या उस टाइम समाज ने, जब बचपन था, समझ नहीं थी, गांव में थे, समाज ने किस तरीके से आपका साथ दिया, कैसे साथ दिया? समाज से साथ था कि नहीं था? नो सर, समाज का ऐसा तो कोई साथ नहीं है, लेकिन वही है कि गांव रहता है तो गांव में सब सोचते हैं कि क्या यार। गांव का कोई सरपंच, कोई प्रधान कभी आके पूछता था कि आपको क्या तकलीफ है बेटा? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं पूछता। सब यही सोचते हैं कि गांव में है और दिखता नहीं है, क्या कर पाएगी। आज जब सबको पता चलता है कि मैं जबलपुर से पढ़ के दिल्ली आई हूँ, तो सब खुश होते हैं कि यार, हम तो पहले सोचते थे कि ये लड़की कुछ नहीं कर पाएगी और आगे अब ये इतनी दूर दूर जा रही है जहाँ हम नहीं घूम पा रहे हैं, आज ये लड़की घूम रही है। तो मुझे इस बात से बहुत खुशी होती है। आप सुन रहे और देख पा रहे होंगे, ये प्रधान, गांव के मुखिया, ये किस लिए बनते हैं? गांव के लोगों से वोट लेते हैं, सरकार से एड लेते हैं, सरकार से डिफरेंट तरीके से पैसा लेते हैं, और वो पैसा कहाँ जाता है? प्रधान बनते हैं, एक साल में उनके पास स्कूटर से स्कॉर्पियो आ जाती है, और जिन लोगों के लिए वो प्रधान बनते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी के साथ कैसा करते हैं आप देखिए। कहाँ है वो प्रधान मुखिया, कहाँ वो सेवा कर रहे हैं लोगों की? तो मुझे लगता है हर सरकार को, हर स्टेट की सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन चीज़ों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो प्रधान अच्छा काम कर रहा है उसको अवार्ड देना चाहिए, उसको अप्रिशिएशन देना चाहिए, और जो प्रधान इस तरीके से गलत कर रहा है, पैसे की धोखाधड़ी कर रहा है, उसको बिना टाइम गंवाए जेल में ठूस देना चाहिए। कभी ऐसा लगा कि जिंदगी रुक गई हो, और उसके बाद किस चीज ने आपको ऐसी हिम्मत दी कि लगा कि नहीं यार, जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए? सर, ऐसे तो कई बार लगता है, जब कभी हम जैसे कि अब पैसे से ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो लगता है आगे बढ़ेंगे तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आजकल तो सब कुछ पैसा ही है। जो भी पढ़ने के लिए, अगर कोचिंग लेना है तब भी पैसे की ज़रूरत है, हॉस्टल लेना है तब भी पैसे की ज़रूरत है। तो लगता है कभी कभी ज़िंदगी ऐसे लगता है कि रुक सी गई है, लेकिन कभी कभी ऐसे हौसले भी आते हैं जो हम खुद देखते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं यार, सबकी ज़िंदगी एक सी नहीं है। आज हम हैं, तो आज हम अगर नहीं करेंगे कुछ, तो कल को जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो हमको देख के क्या सीखेगी, हम ये सोचते हैं। देखिए, ये गुड़िया, इसके विचार, इनका दृढ़ निश्चय। हम लोग छोटी तकलीफों में घिर जाते हैं, पैसा नहीं है, बीमारी हो गई, हो गया। गुड़िया हर तरीके से लड़ रही है, जो उसको भगवान ने प्रॉब्लम दी, उसके अलावा जो पैसे की प्रॉब्लम है, फिर भी गुड़िया किसी भी मोड़ पर हार नहीं मानती है। तो ये भी हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा लेसन और एक सीख है। आपने बहुत सारी चीज़ें हासिल करी, आपकी बहुत सारी अचीवमेंट है। आपको किस में शौक है? म्यूजिक में शौक है, स्पोर्ट्स का शौक है? सर, मुझे म्यूज़िक सुनना भी है, मतलब सुनने का भी शौक़ है, और थोड़ा मोड़ा मैं सिंगिंग गाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जहाँ म्यूज़िक है वहाँ सब कुछ है। मैं कभी डिस्ट्रैक्शन में होती हूँ या कुछ होता है मुझे, या मैं परेशान होती हूँ, तो मैं मेरा जो पढ़ाई के बाद टाइम बचता है तो उसमें ज़्यादातर मैं म्यूज़िक में बिताती हूँ। इस पॉडकास्ट के खत्म होने से पहले हम एक बार गुड़िया से गाना जरूर सुनेंगे। अभी तो कुछ चीज़ें हमारी रह गई हैं, गुड़िया से रिक्वेस्ट करूंगा, फिर एक गाना सुनेंगे। कैसे आपको, अगर आपने बोला कि मैं ब्लाइंड हॉस्टल में रह रही हूँ, आज आप जिस ब्लाइंड हॉस्टल में रह रहे हैं, भारतीय नेत्र कल्याण परिषद उसको चलाते हैं, रमेश जी उसको चलाते हैं, जो खुद एक स्कूल में टीचर हैं। मैं भी वहाँ उस ब्लाइंड हॉस्टल से 2009 से जुड़ा हुआ हूँ, और आप यकीन नहीं करेंगे, आई वॉज इन जॉब डेट टाइम 2009 में, और आज मैं कहाँ, बिजनेस सब कुछ है। और आज कहना नहीं होगा, और राजनीति वाली आ जाती है। उन्होंने कहा आशु जी अब आना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ता है हमारे संगठन में भी। आज मैं वहाँ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा जी लोगों से मिलना भी चढ़ता है, कई बार फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए होती है, तो आना जाना होता है, तो अच्छे लोग हमें साथ चाहिए। उन्होंने अच्छा मुझे माना, तो मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ।
तो गुड़िया कैसे आप आए जो रोहिणी में जिस हॉस्टल की हम बात कर रहे हैं, इस हॉस्टल में आपका कैसे मतलब किसने इंट्रोड्यूस कराया, कैसे आप आए इसके अंदर सर मुझे और कब आए? अभी मुझे यहाँ पे हॉस्टल में ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 2-3 महीने हो गए हैं और इस हॉस्टल से मैं जुड़ी हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे मैम लोग हेल्प करते हैं और रमेश सर हैं, वो हम लोग को की समस्याएं काफ़ी सुनते हैं, समझते हैं और हम लोगों को जहाँ भी कभी कोई प्रोग्राम है तो आके लेकर जाते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। बेटा आपकी डेली, अगर जिस दिन आप कॉलेज नहीं जाते, जैसे आप एलएलबी कर रहे हैं, जी। रेगुलर ही है ये तो? हाँ क्योंकि रेगुलर। रेगुलर ही होती है यहाँ से तो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो बेटा आपकी क्या एक्टिविटी रहती है यहाँ पर, क्या करते हैं हम, सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं? हाँ सर, मेरी एक्टिविटी मैं जैसा कि बता रही थी कि मेरा अलार्म 5 बजे का लगा हुआ है, लेकिन कभी कभी मैं 5 बजे उठ जाती हूँ और कभी 5 या 6 बजे, तो इसके अराउंड में उठ जाती हूँ। फिर थोड़ा मैं भगवान का नाम लेती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। उसके बाद थोड़ा हम लोगों का मैं थोड़ा छत में टहलती हूँ। उसके बाद हम लोगों के यहाँ पे नाश्ता मिलता है। नाश्ता करने के बाद मैं तैयार होती हूँ और कॉलेज जाती हूँ, और अगर मुझे जिस दिन नहीं जाना रहता उस दिन मैं पढ़ाई करती हूँ। मेरा पढ़ाई का रूटीन अभी मैं ज़्यादा तो नहीं बनाई हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे अपनी पढ़ाई को देने की कोशिश करती हूँ मैं। फिर लंच हो जाता है और लंच के बाद थोड़ा आराम करके फिर पढ़ने की कोशिश करती हूँ मैं। शाम को फिर टाइम 5-6 बजे थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करती हूँ। फिर रात को जैसे 8 बजे के अराउंड हमारे यहाँ पे खाना होता है, तो खाना खा के थोड़ा टहल के 9-10 बजे मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठना रहता है। और हमारे यहाँ पे कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी होती है हमारे हॉस्टल में। हालांकि मैं अभी नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरा कॉलेज है, इसीलिए। बेटा क्या सोचा है लाइफ में, मतलब क्या ड्रीम है, क्या बनना है लाइफ में? सर लाइफ में मैं या तो जज बनना चाहती हूँ, या तो मैं यूपीएससी की तैयारी करके उसमें से कुछ अच्छा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कोटा डिसाइड किया हुआ है ब्लाइंड्स के लिए, गवर्नमेंट ने भी किया हुआ है, तो वहाँ पर बहुत सारी आईएएस लगी भी हैं, फीमेल्स भी लगी हैं, मेल भी लगे हैं। तो हम चाहते हैं कि गुड़िया से अगले साल या 2 साल बाद मुझे और गुड़िया कहीं डीएम या एसडीएम लगी हो और मैं गुड़िया से अपॉइंटमेंट लेके मिलने जाऊँ। मैं ये चाहता हूँ, मेरा भी ये सपना है, मैं एसडीएम और डीएम से मिलने जाऊँ। कभी लगता हो कि कुछ लग रहा टेंशन है, तो क्या सोच के, क्या हिम्मत कैसे अपनी बनाती हो कि नहीं मैंने नहीं हार मारनी? ऐसी क्या चीज़ है जो आपको स्ट्रेंथ देता है? आंखें बंद करके किसका नाम लेते हो, या क्या सुनते हो, क्या बोलते हो, जो आपको एक पावर देता है अंदर से कि नहीं मुझे नहीं गिरना, मुझे नहीं झुकना? सर मैं ये सोचती हूँ, मतलब मुझे टेंशन, हालांकि बचपन से, अब मैंने जैसे कि सारी जर्नी बताया, तो टेंशन तो मुझे अभी भी होता है, लेकिन टेंशन को अगर मैं लेके बैठी रहूँगी तो मैं पढ़ नहीं पाऊँगी या आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। और मैं ज़्यादातर तो मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है, तो मैं भगवान का नाम लेके मैंने उनके ऊपर सारा कुछ छोड़ दिया है टेंशन। तो भगवान ही मेरे लिए सबसे बढ़ के है। देखिए, जब गुड़िया अपने कठिन टाइम में जिस भी रिलीजन से हैं अपने भगवान को याद करके हिम्मत मिलती है, तो ऐसे ही हम भी अपनी दुख तकलीफ में ऊपर वाले का नाम लें, जहाँ से भी हम बिलोंग करते हैं, और अपनी हिम्मत करके आगे बढ़ें और लाइफ में कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझें। गुड़िया, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट से, आपको क्या लगता है कि क्या एक्सपेक्टेशन है आपको कि सरकार से आपको क्या चाहिए? क्योंकि सरकार हमारा राजा होता है, चाहे वो मोदी जी हैं, कोई भी हो, सरकार हमारा राजा होता है। राजा का काम है अपनी प्रजा का ध्यान रखना। तो आपका क्या लगता है कि एक्सपेक्टेशंस क्या है सरकार से आपकी?
सर सरकार से एक्सपेक्टेशन तो है, लेकिन सरकार इतना हम लोगों के लिए कुछ करता नहीं है, तो हम लोगों को इतनी अब एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, क्योंकि हम लोग जैसे जिस तरह से पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ हम लोगों की भी राइटर गाइडलाइन है जो अभी हम लोगों के लिए चेंज हो गई है, तो हम लोगों को बहुत काफ़ी राइटर गाइडलाइन बोल लेके जो आपको लिखने जाते हो, टेस्ट देने जाते हो, जो आपके बदले लिखता है, Yes, आप ये sir. कहना चाह रहे हो? क्या क्या गाइडलाइन चेंज हुई, थोड़ा मुझे बताएं एक बार हमारे दर्शकों को। सर ऐसा अभी इतना हुआ नहीं है, लेकिन चेंज होने वाली है। अब ऐसा हो गया है कि काफ़ी जो बच्चे हैं कंप्यूटर में पेपर देना चाहते हैं, या जी। तो वहीं से जो राइटर मिलेगा वो पेपर करेगा, तो एक क्लास छोटा या बड़ा, बड़ा तो नहीं लेकिन छोटा राइटर मिलेगा, और हम हमारे हिसाब से राइटर ले जाना चाहते हैं तो वो नहीं ले जाने देते हैं। अब बाकी मैं तो सरकार से यही चाहती हूँ कि हम लोगों के लिए भी आपने मतलब जैसे मोदी जी ने हम लोगों को एक शब्द दिया था दिव्यांग, पहले तो ये शब्द नहीं था, लेकिन मोदी जी ने दिया, तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मोदी जी ने दिव्यांग बोला है, तो उसी तरह सभी लोगों को काम भी वैसे करना चाहिए, ताकि हम लोगों को मतलब सब पब्लिक के सामने ये ना सोचना पड़े कि हम लोग ब्लाइंड हैं या हम लोगों को दिखता नहीं है। हम लोगों को सभी मतलब बराबर ट्रीट किया जाए, मैं ये चाहती हूँ। गुड़िया ये कहना चाहती हैं कि जब इनके लिए कोई पॉलिसीज बने, कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, तो इनके भी कोई वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो जो इनकी जैसी तकलीफ झेल रहा हो, और वो इनकी तकलीफ को समझ सके और सरकारों को वो मैसेज पहुँचा सके। आम आदमी जो है वैसे पहुँचाएगा, ये क्या तकलीफ फील कर रही है तो वही बता पाएगा ना। तो गुड़िया का ये कहना चाहती है कि जिससे इनकी चीज़ों का सोल्यूशन निकले और इनकी लाइफ एक अच्छी लाइफ हो, और ये भी हक से इस देश के नागरिक जो है बन सकें और देश को आगे लेके जा सकें। बेटा, जो आपकी जैसी दिव्यांग गुड़गुड़ियाँ होंगी, आपका क्या उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो स्ट्रगल कर रही है? मतलब आपका क्या मैसेज, उनको कैसे आप मोटिवेट कर पाएंगे कि जो बेचारी हो रहे हैं, आपको तो एक चलो एक हॉस्टल मिल गया, कुछ सब मिल रहे, उनके लिए क्या क्या आपके 2 वर्ड होंगे बेटा? मैं जो मेरे और भी दिव्यांग साथी हैं जो कभी अलग अलग शहर में रह रहे हैं और मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं, या किसी हॉस्टल से या किसी संस्था से जुड़े हुए नहीं हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करें, जिससे कि हम लोगों को कभी कोई कमज़ोर ना समझे, और कोई कभी ये ना सोचे कि यार ये इनको दिखता नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो बेचारे हैं, बेसहारा हैं। ये मैं ये चाहती हूँ। गुड़िया ये कहना चाह रही है, शिक्षा वो हथियार है, शिक्षा वो हथियार है जो हमारी ज़िंदगी को जैसे हम चाहें बदल सकता है। तो शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, पढ़ा जाए और अपना नाम मजबूत किया जाए। चलो, बड़ा हमने एक अच्छा टॉपिक पे डिस्कस किया गुड़िया के साथ, तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक एनवायरनमेंट को एक बढ़िया हेल्दी बना दिया जाए। तो गुड़िया को एक ऐसा गाना सुनाओ जो आपको पसंद हो, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। कुछ भी जिसमें आप बेटा कंफर्टेबल। दीवानों मुझसे मत पूछो, मुझे क्या क्या नजर आया। दीवानों मुझसे मत पूछो, मुझे क्या क्या नजर आया। दीवानों मुझसे मत पूछो, मुझे क्या क्या नजर आया। दीवानों मुझसे मत पूछो, मुझे क्या क्या नजर आया। दीवानों मुझसे मत पूछो, मुझे क्या क्या नजर आया। निगाहें बंद की तो मैंने उनको रूबरू देखा,
निगाहें बंद की तो मैंने उनको रूबरू देखा, निगाहें खोल दी तो सामने पर्दा नजर आया, निगाहें खोल दी तो सामने पर्दा नजर आया। दीवानों मुझसे मत पूछो, मुझे क्या क्या नजर तो गुड़िया, आपने गाना आया। सीखा कहीं से बेटा? सर मैंने पहले 12th तक सीखा है, बाकी अब तो ऐसे ही। देखिए आप सेवती बेटी कितनी तकलीफ़ों के बाद भी लाइफ को कितना एंजॉय कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं और अपना गाना भी गा रही हैं। तो बस मैं कोई ज्ञान बांटने वाला ना मैं बन सकता हूँ। बस मैं कहना चाहूँगा, अपनी तकलीफ़ें सबको बड़ी लगती है, मगर हम उनको छोटी करके अगर देखेंगे तो लाइफ बड़ी ब्यूटीफुल हो जाएगी। लाइफ है, सुख दुख चलता रहता है, उसको हमें बिल्कुल इग्नोर करते हुए लाइफ को आगे बढ़ाता रहना चाहिए। और बस मेरा मानना है, खुद को मजबूत करो तो देश मजबूत होगा, और देश मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। देश से प्यार करना सबसे ज़रूरी है। बस अब विराम लगाते हैं हम अपने इस पॉडकास्ट पे। आप सबका धन्यवाद।